अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिक्लेरेटरी डिग्रीज़ जो हैं वो होती क्या हैं, या सूट फॉर डिक्लेरेशन क्या होता है, या दावा इस्तकरार हक़ क्या होता है। तो डिक्लेरेटरी डिग्री या सूट फॉर डिक्लेरेशन को समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि अक्सर औक़ात हमारे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं, कुछ ऐसे हालात व वाक़यात पैदा हो जाते हैं कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ की बाबत या जायदाद की बाबत, वो मनकूला हो या गैर मनकूला हो, कि हमारे टाइटल को जो है वो नहीं माना जाता या उससे डिनाई किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं, आप उसका मुआहदा कर लेते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन अब जिससे आपने गाड़ी ख़रीदी है वो पेमेंट करने के बाद, मुआहदा तहरीर होने के बाद, अब वो बंदा आपको जो है आपके टाइटल से इनकार कर रहा है। वो कहता है नहीं जी, ये तो आपकी मलकियत है ही नहीं, ये तो मेरी मलकियत है। तो फिर आपने उस मलकियत को मनवाने के लिए आपको सिविल कोर्ट में एक दावा दायर करना पड़ेगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कि पोजेसन भी गाड़ी का आपके पास है, मलकियत आपकी हो गई है, पैसे आपने दे दिए हैं, स्टैम्प पेपर जो है, तहरीर जो है, एग्रीमेंट जो है वो आपके पास है, लेकिन फिर भी वो बंदा आपकी मलकियत से इनकार कर रहा है। तो आप कोर्ट के पास जाएंगे जी कि ये जो इसकी ओनरशिप है ये मेरे से बिलोंग करती है, मैं इसका मालिक हूँ इस गाड़ी का। अब ये बंदा जो जो साहब का मालिक है वो मेरी मलकियत से इनकार कर रहा है और क्लेम कर रहा है कि ये गाड़ी मेरी है, तो काइंडली आप जो है इसको डिक्लेयर कर दें कि ये जो गाड़ी है ये मुझसे बिलोंग करती है, मैं इसका ओनर हूँ। तो फिर जो है कोर्ट, आप अगर अपना केस साबित कर देते हैं तो फिर आपको कोर्ट डिक्लेरेटरी डिग्री दे देगी। इसी तरह अक्सर औक़ात हमारी प्रॉपर्टीज़ में भी कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है कि जहाँ पे हमारी मलकियत को नहीं माना जाता, तो इस सूरत में भी हम कोर्ट से रजू करके अपनी मलकियत जो है उसका ऐलान करवा सकते हैं, उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि है डिक्लेरेटरी डिग्रीज़ के बारे में। तो पढ़ते हैं जी। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। जैसा कि शुरू में ही बता दिया गया है कि ये डिक्लेरेटरी डिग्रीज़ जो हैं इसकी बाबत ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट की सवाबदीद है कि वो स्टेटस के बारे में जो है आपके स्टेटस के बारे में डिक्लेयर करे या ना करे, या आपके राइट के बारे में डिक्लेयर करे या ना करे। आगे पढ़ते हैं जी। एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर, कोई पर्सन जो किसी लीगल करेक्टर के लिए इंटाइटल्ड है, और टू एनी राइट, या किसी राइट के लिए इंटाइटल्ड है, एज टू एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की बाबत में इंस्टीट्यूट अ सूट, वो जो दावा है इस्तकरार हक़ का वो दायर कर सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़, डिनाइंग, जो कि डिनाई करता है, और इंटरेस्टेड टू डिनाई, या डिनाई करने के लिए वो इंटरेस्टेड है, ऐसा बंदा कि जो आपकी मलकियत से इनकार करता है या इनकार करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो बंदा जो इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी की बाबत की लीगल करैक्टर के थ्रू या लीगल राइट के थ्रू, तो वो ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो दायर कर सकता है। हिज टाइटल टू सच करैक्टर और राइट, जैसा कि सेक्शन 42 में बताया है कि ऐसा बंदा जो आपके लीगल करैक्टर या लीगल राइट को डिनाई करता है, या डिनाई करने पे डिनाई करने में इंटरेस्टेड है, तो वो बंदा जिसके लीगल करैक्टर को डिनाई किया जा रहा है उसके पास इख्तियार है कि वो सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करे उस बंदे के ख़िलाफ़। एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी स्वाबदीद जो है वो इस्तेमाल करते हुए मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन, वो एक डिक्लेरेशन बनाएगी, एक डिक्लेरेशन तैयार करेगी, एक डिक्लेरेशन देगी आपको, दैट के ही इज़ सो एंटाइटल्ड एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। सेक्शन 42 कहता है जी कि कोई बंदा जो कि एंटाइटल्ड है किसी लीगल करैक्टर के थ्रू या किसी लीगल राइट के थ्रू किसी प्रॉपर्टी में, तो कोई दूसरा बंदा अगर उसके लीगल राइट या लीगल करैक्टर को डिनाई करता है उस प्रॉपर्टी की बाबत,
तो वो बंदा सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है कोर्ट में फाइल करके डिक्लेरेटरी डिग्री ले सकता है, और कोर्ट जो है वो अपनी स्वाबदीद जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसकी वो इस्तेमाल करते हुए उसको डिक्लेरेटरी डिग्री दे देगी। और जब कोर्ट को लगेगा कि इसको मज़ीद किसी फर्दर रिलीफ की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया एक जनरल, हम कह सकते हैं कि एक कंसेप्शन हो गई है इसकी सेक्शन 42 की। इसमें आगे एक प्रोवाइज़ो भी दिया गया। अब ये प्रोवाइज़ो हमें बताएगा कि वो कौन सी सूरत है कि जब कोर्ट हमें डिक्लेरेटरी डिग्री या सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो नहीं देगी, डिक्लेरेटरी डिग्री हमारे हक में जो डिग्री वो नहीं करेगी। प्रोवाइज़ो पढ़ते हैं जी। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। तो ये प्रोवाइज़ो कहता है कि कोर्ट जो है वो फिर डिक्लेरेशन सूट जो है उसको डिग्री नहीं करेगी, उसको डिक्लेरेटरी डिग्री उस मुद्दई को, उस प्लेंटिफ को नहीं देगी जिसने दावा इस्तकरार हक जो है वो कोर्ट में फ़ाइल किया है। कब नहीं देगी? कि जब उस प्लेंटिफ को या उस मुद्दई को या उस शख्स को जिसने दावा दायर किया है सिविल कोर्ट में डिक्लेयर करवाने के लिए, डिक्लेरेटरी डिग्री लेने के लिए, कि उसको फर्दर रिलीफ की ज़रूरत थी, लेकिन उसने सिर्फ अपना टाइटल डिक्लेयर करवाने के लिए ही दावा दायर किया, फर्दर रिलीफ दावे में नहीं मांगा, तो फिर जो है कोर्ट उसका जो दावा है वो डिग्री नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे कि ए और बी हैं, इन दोनों के दरमियान में एक प्लॉट को लेके जो है वो तनाज़ा पैदा हो गया। प्लॉट जो है वो ए कहता है मेरा है, बी कहता है मेरा है। अब उसका पोजेशन जो है प्लॉट का वो बी के पास है। अब पोजेशन बी के पास है, लेकिन सिर्फ ए जो है वो सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल कर देता है अदालत में, या दावा इस्तकरार हक अदालत में दायर कर देता है कि ये जी मेरा टाइटल बनता है इस पर, तो आप डिक्लेयर कर दें। तो फिर जो है कोर्ट उसको डिक्लेयर नहीं करेगी ता वक्त कि अगर अगर उसने साथ में पोजेशन नहीं मांगा, जबकि उसको साथ में पोजेशन भी मांगना पड़ेगा क्योंकि पोजेशन तो बी के पास है। सिर्फ वो एंटाइटलमेंट अगर मांगता है ऐलान करवाने के लिए, डिक्लेयर करवाने के लिए, तो जो कोर्ट है वो अपनी स्वाबदीद इख्तियार करते हुए या इस प्रोवाइज़ो की को देखते हुए कि इसमें शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, मैं फिर पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शेल मेक एनी सच declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। यहाँ पे बड़ी वाज़े अल्फाज में लिख दिया गया इस प्रोवाइज़ो में कि जब कोई बंदा, कि जबकि उसको फर्दर रिलीफ की ज़रूरत थी। मिसाल के तौर पे, अब जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है, ए और बी के दरमियान में तनाज़ा पैदा हो गया किसी प्लॉट को लेके, बी के पास उस प्लॉट का पोजेसन है। ए कहता है ये मेरा टाइटल है इस पे, ये मैं इंटाइटलमेंट रखता हूँ इस प्लॉट पे, लेकिन वो सिर्फ डिक्लेयर करवाने के लिए चला गया अदालत में, उसने पोजेसन नहीं मांगा। तो फिर जो कोर्ट है वो इस जो डिक्लेरेटरी सूट है इसको एंटरटेन नहीं करेगी, इसको डिग्री नहीं करेगी। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जी। अ ट्रस्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ a person interested to deny a title adverse to the title of someone who is not in existence and for whom if in existence he would be a trustee। अब अक्सर औकात ट्रस्ट के मामलात में ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल किसी ने बना के किसी को ट्रस्ट में दे दिया, और उसने कहा जी कि ये जो है इस हॉस्पिटल की जो इनकम है उसका 90% चैरिटी में जाएगा, और जो 10% है वो मेरी जो आगे नस्ल आएगी, मेरे बेटे हैं उनके बेटे, फिर आगे उनके बेटे, फिर आगे उनके बेटे, नस्ल दर नस्ल जो है इसका 10% इस हॉस्पिटल की इनकम का उनको जाएगा, और जो 90% है वो चैरिटी में जाएगा। अब कल को कोई बंदा जो है वो उठ के आ जाए उसके फौत होने के बाद, जिसने ये हॉस्पिटल बना के ट्रस्ट पे दिया है, तो वो कहे जी नहीं जी ये इनका तो हक नहीं बनता, तो फिर जो है वो ट्रस्टी उसको डिनाई करेगा
कि नहीं जी, ये आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये इन्हीं का हक है। बेशक अब एक नस्ल चल रही है, अब आगे जो उनके बेटियां वो अभी पैदा नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं उस 10% की इनकम के। तो इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जी। ए इज़ लॉफुली इन पोजेशन ऑफ सर्टन लैंड, द inhabitants of a neighboring village claim a right of way across the land. A may sue for a declaration that they are not entitled to the right so claimed. अब ए जो है वो लॉफुली है इन पोजेशन, किसी लैंड, कोई लैंड है जिसमें ए जो है वो लॉफुली पोजेस्ड है, उसके कब्ज़ा में है, और साथ के गांव वाले कुछ लोग उठ के आ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि ये इस इस ज़मीन में से, इस प्लॉट में से हमें रास्ता दो, या हमारा रास्ता बनता है। तो यहाँ बनता है रास्ता, या वो फोर्सफुली लेना चाहते हैं, तो फिर जो है वो ए कोर्ट के पास जाके कह सकता है जी इस पे मेरा इंटाइटलमेंट इस पे बनता है, मैं इसका ऑनर हूँ, मैं लॉफुली इस पे पोजेस्ड हूँ। तो फिर जो कोर्ट है वो ए के हक में डिक्लेरेटरी सूट जो है वो डिग्री कर देगी, उसको डिक्लेरेशन दे देगी, उसको डिक्लेयर कर देगी कि नहीं जी ये सिर्फ ए का हक है। इसी तरह आगे इसकी एक है इलस्ट्रेशन, वो पढ़ते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जी। ए इज़ इन द पोजेशन ऑफ सर्टन प्रॉपर्टी, ए जो है वो किसी प्रॉपर्टी पे पोजेस्ड है, उसके कब्ज़ा में है कोई प्रॉपर्टी। बी एलेजिंग दैट, बी जो है वो एलेज करता है दैट कि ही इज़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का। रिक्वायर्स ए टू डिलीवर इट टू हिम, और वो ये रिक्वायर करता है अपने दावे में कि ये जी मैं इसका मालिक हूँ, और इसके साथ साथ इसका मुझे पोजेशन भी दिया जाए इस प्रॉपर्टी का। ए may obtain a declaration of his right to hold the property, तो फिर जो ए है अगर वो अपना केस साबित कर देता है कि वाकई ही में जो वो है उसका मालिक है, तो फिर कोर्ट उसको डिक्लेरेटरी डिग्री दे सकती है, क्योंकि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे मबनी है। तो फिर अगर कोर्ट चाहे तो इसको डिक्लेरेटरी डिग्री ए को दे सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक कोर्ट अगर ये देखती है कि अगर आपको फर्दर रिलीफ की ज़रूरत है और आपने अपने दावा में उसको क्लेम नहीं किया, तो फिर कोर्ट जो है वो उसको आपका डिक्लेरेटरी सूट जो है वो डिग्री नहीं करेगी, उसको एंटरटेन नहीं करेगी। इसकी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि मिसाल के तौर पे एक घर है, उसका पोजेशन भी आपके पास है, एंटाइटलमेंट भी आपकी है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके कहता है नहीं जी ये तो मेरा घर है, मैं मालिक हूँ उसका। तो फिर आप जा सकते हैं उस सूरत में, जबकि पोजेशन होना लाजिम है। अगर आपके पास पोजेशन नहीं है, आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप फर्दर रिलीफ जो है वो भी मांगें। आप डिक्लेरेशन के साथ साथ उसका पोजेशन भी क्लेम करें दावा में, फिर ही डिक्लेरेटरी डिग्री जो है वो आपको मिलेगी। इसी तरह आगे पढ़ते हैं सेक्शन 43, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेटरी जो डिग्री है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज़ बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू सूट पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली। अब ये कहता है जी कि जो भी बंदा डिक्लेरेटरी सूट फाइल करता है, तो उस सूट की जो पार्टीज़ होंगी वो डिक्लेरेटरी डिग्री उन पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगी, वो बाउंड होंगे उस डिग्री के, जो भी उस डिग्री में उनको डायरेक्शन मिले, या फिर वो डिग्री उन बंदों पर भी बाइंडिंग होगी जो दावा के फ्रीकैन हैं, उनके ज़रिए से डिक्लेयर करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब कोई बंदा है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है किसी को, तो फिर वो जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उस पर भी वो डिग्री जो है वो बाइंडिंग है, और जो उसकी पैरवी कर रहा है, जो दावा के मुद्दई या मुद्दा ले हैं, उन पर भी वो डिग्री जो है वो बाइंडिंग है। आगे पढ़ते हैं जी। वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टी, जहाँ पे दावा की कोई भी पार्टी जो है वो ट्रस्टी हो, ऑन द पर्सन, उन पर भी वो लाजिम होगी फॉर होम, कि जिनके लिए इफ़ इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन सच पार्टी वुड बी ट्रस्टी।
कि अगर दावा की पार्टी में कोई बंदा ट्रस्टी है या ट्रस्टीज हैं तो वो उन अशख़ास पर भी वो डिग्री जो है बाइंडिंग होगी जो अभी पैदा ही नहीं हुए, या जब वो डिक्लेरेटरी डिग्री जो है वो दी गई है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर भी वो मिसाल के तौर पे कि जैसे अब इसका इसका निचोड़ ये है कि अगर ट्रस्टीज़ हैं, कोई पार्टी ट्रस्टी है दावा में, तो फिर ऐसा ही कि अगर कोई बच्चा या उनके वारिस जो हैं या आगे जो भी उनकी नस्ल है, तो अगर वो पैदा नहीं हुए तो फिर उन पर भी वो डिग्री जो है वो बाइंडिंग है। ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे वो मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर से दोहरा देता हूँ कि जो डिक्लेरेटरी डिग्री है वो हासिल करने के लिए आपके पास दो तरह के तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर प्रॉपर्टी का पोजेसन है तो फिर आप डिक्लेयर करवा सकते हैं अपना टाइटल। लेकिन अगर आपके पास पोजेसन नहीं है लेकिन आप सिर्फ टाइटल जो है वो डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट से रजू करते हैं और आप अपने दावा में पोजेसन नहीं मांगते, तो फिर जो है वो आपकी डिग्री जो है डिक्लेरेटरी डिग्री वो आपको कोर्ट से नहीं मिलेगी। कोर्ट आपके सूट को एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे दो सेक्शंस थे, सेक्शन 42 और सेक्शन 43 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उम्मीद करता हूँ को कि आपको कुछ समझ आया होगा। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।